70,000 रुपया मांग रहे थे, 40,000 रुपया हमने डन किया। बड़ी बहस करके कि जी मौसम खराब है, हमारे साथ फैमिली है, तो आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। उन्होंने कह दिया जी हमने 50 से कम नहीं देना। में जो डेथ हुई है इन होटलों की वजह से हुई है, क्योंकि 70,000 इन्होंने मांगा है, तो गाड़ियों वालों ने गाड़ियों में अरेस्ट किया, खाना खाया, कितना बिल बना, 1900 बिल बन गया। हमारे ना तो किराया जो था ना वो पर डे 20,000 30,000 था। जब ये थोड़ा सा मसला हुआ है, इशूज हुआ है, गाड़ियाँ फंस गई हैं, तब वन नाइट का 50,000 रुपये मांग रहे थे, 50K। जो हमारे साथ एक फैमिली आई, उन्होंने इतने तरले मिन्नतें उनसे की कि हमारे से पैसे थोड़े हैं, हम हमारे रेंज नहीं कर सकते, हमें कमरा किराए पे दे रहे, बच्चे रो रहे थे, लेकिन उन्होंने कमरा किराए पे नहीं दिया। उन्होंने कहा 50,000 रुपया देंगे तो हम एक रात के लिए देंगे। हमने 80,000 रुपये के 2 कमरे लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। साने है मरी जो 22 जाने निकल गया, और इस साने के बाद हुकूमत पंजाब की जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसमें 5 पॉइंट सामने हैं। पहले नंबर पे हुकूमत पंजाब की इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया जी होटल महंगे थे। वजूहात की बात करूँ आपसे कि किस वजह से सामने हुआ। दूसरे नंबर पर इंतज़ामिया मौके से गायब थी। फिर 2 साल से सड़कों की मुरम्मत नहीं हुई थी, बर्फ़ हटाने की मशीनरी मौके पर मौजूद नहीं थी। सुबह 8 बजे हुकूमत ने एक्शन शुरू किया। ये जो आखिरी पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी बातें हुई कि लोग वेदर कंडीशंस चेक किए बगैर वहाँ पर चले गए, और किसका कसूर था, या महकमा मौसमियात ने नहीं बताया था, या कोई तूफ़ानी बर्फबारी हो गई थी। ये जो सुबह 8 बजे हुकूमत ने एक्शन शुरू किया, क्या कहा लोगों ने, पहले ये सुन। सवाल ये पैदा होता है कि लोग 48 घंटों से फंसे हैं, 40 घंटों से फंसे हैं, कोई 2 दिन से फंसा है, कोई 3 दिन से फंसा है, कोई 4 दिन से फंसा है वहाँ पे, और ट्रैफिक में रोड ब्लॉक है बर्फबारी की वजह से, और इंतज़ामिया मौके से गायब है। हुकूमत पंजाब ये कह रही है, और हुकूमत पंजाब जब कहती है कि इंतज़ामिया मौके से गायब थी, इसका मतलब यह है कि वो ज़िले इंतज़ामिया की बात कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि ज़िले इंतज़ामिया तो चलो मौके से गायब थी, हुकूमती सतह पर जो इंतज़ामिया थी वो कहाँ पर थी, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो KPK हो, क्योंकि एक रास्ता मरी को पंजाब की तरफ से जा रहा है, दूसरा KP की तरफ से आ रहा है, और दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही थी। फिर सिर्फ पंजाब हुकूमत की बात नहीं है, इट इज ऑल्सो अबाउट द फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि कुछ अर्सा पहले वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब इस बात का क्रेडिट ले रहे थे कि देखें हमारे जमाने में लोग इतने खुशहाल है कि मरी में 1 लाख गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। सो इट वॉज विद इन द इंफॉर्मेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एज वेल कि मरी जहां पे 4000 की कार पार्किंग की गुंजाइश है, वहां पे 1 लाख के करीब गाड़ियां दाखिल हो गई हैं, और फेडरल गवर्नमेंट ने इस बात का नोटिस नहीं लिया। वहां पे कोई कियोस हो सकता है, इस बात का नोटिस ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नाम से इस मुल्क में एक इदारा है। कोई भी खुदा न खास्ता नेशनल कैलामिटी आती है, कोई कैटास्ट्रोफी आती है, तो उसका काम है कि मौके पे जाके वहां पे लोगों को रेस्क्यू करना है। वो कहां पे था, वो भी गायब था। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट द जिले इंतजामिया, इट इज ऑल्सो अबाउट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इट इज ऑल्सो अबाउट द फेडरल गवर्नमेंट, इट इज ऑल्सो अबाउट द NDMA। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से जस्टिफिकेशंस दी गई कि हमारा तो कसूर नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा सुनिए। 1 हफ्ते से इंतजामिया यही कह रही थी जो आप कह रहे थे कि आप गाड़ियां यहाँ पे नहीं आए, लेकिन हुआ ये है कि गाड़ियां कोई हफ्तों में या महीनों में नहीं दाखिल हुई, ये तो 24 घंटों में दाखिल हो गई। और आप ये देखिए कि जब अगर आप इतनी गाड़ियां जब सड़क पे आई, जब उन्होंने रोका तो फिर वहां पे और प्रॉब्लम जो है वो खड़ा हो गया, वहां पे तो क्योस मच गया। लिहाजा जो एक ह्यूमनली पॉसिबल मेजर्स थे वो तो उन्होंने लिए हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको, अगर किसी के घर में बगैर बताए अचानक 5000 बंदा आ जाएगा तो वो क्या करेगा। पहली दफा पाकिस्तान में 15-20 साल बाद इतनी बड़ी तादाद में सयाह मरी की तरफ गए, जिससे कि एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हुआ। बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो आगे हैं, जो इंतजामिया है वो खुद को हेल्पलेस फील कर रही है। ये पाकिस्तान में एक वार्निंग है कि किस किस्म का पॉपुलेशन का, आबादी का कितना दबाव पाकिस्तान में बढ़ गया है। घर में बैठे मूंगफलियां खाएं, इतना खर्चा करने के बजाय स्नो स्प्रे मंगा के एक दूसरे के ऊपर डाल लें। हर जगह के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर के लिए हुकूमत और सिविल इदारे ही नहीं बनाने होते, कोई अपनी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल होनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब का पहला शॉट चीज़ों को ओवर सिंप्लीफाई करने की बड़ी महारत रखते हैं फवाद चौधरी साहब। उन्होंने कहा कि किसी घर में 5000 लोग घुस आए तो वो क्या करेगा। भैया अगर किसी के घर में 5000 या 500 लोग भी धावा बोल देंगे तो वो सबसे पहले तो ये देखेगा कि ये इन्वाइटीज़ हैं या फिर ये कोई गुंडा एलिमेंट है, ये ट्रेसपासर्स हैं और घर में ऐसे ही घुस गए। अगर तो वो इन्वाइटीज़ हैं तो वो जाहिर बात है कि कोई ना कोई बंदोबस्त करेगा उनके उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का, सोने का, अगर उसने खुद बुलाया। और अगर उसने खुद नहीं बुलाया
तो पुलिस को इन्फॉर्म करेगा या फिर वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इन्फॉर्म करेगा, वो अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करेगा, कैसे इनसे मैं हैंडल करूं, ये करेगा। लेकिन हाउ कैन यू कंपेयर किसी का घर विद योर गवर्नमेंट? यू हैव ऑल द रिसोर्सेज एट योर डिस्पोजल। आप इस मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे वफाकी काबीना मौजूद है, फिर सूबों में आपकी हुकूमत है, और फिर आप मिसालें देते हैं इतने माइक्रो लेवल पे किसी के घर की। दिस इज नॉट पॉसिबल। दूसरा ये कि आपने कहा कि ह्यूमनली जो कुछ पॉसिबल था वो हमने किया। अब मैं आपको बताता हूं कि ह्यूमनली क्या पॉसिबल था जो नहीं हुआ। मरी जो है इसमें हर साल बर्फ पड़ती है, और ये जो कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड बर्फबारी डली है, मेरे पास तो ये इतलात है, मैंने सारी इसके ऊपर रिसर्च की है मेरी टीम ने, और हमने देखा है कि महकमे मौसमियात ने बताया कि 5 जनवरी को 6.6 इंच के करीब बर्फ पड़ी थी, 6 जनवरी को 8.5 इंच के करीब बर्फ पड़ी थी, 7 जनवरी जिसके बाद ये सानिया हुआ है 16.5 इंच बर्फ पड़ी थी, और हफ्ते की सुबह तक ये बर्फ पड़ी है तो 16.5 इंच थी। और महकमा मौसमियात की एक अफसर का स्टेटमेंट है दैट दिस इज नॉर्मल स्नोफॉल फॉर मरी, यानी कि मरी के लिए नॉर्मल है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई तूफानी किस्म की बर्फ। तो पहले तो सबसे पहले इसको क्लियर करें ना कि ये अगर नॉर्मल था तो फिर कैसे कहा जा रहा है कि जी कि कोई ऐसी बर्फबारी होगी थी जिसका पता ही नहीं था और जिसकी वजह से एकदम हुकूमत जो है वो मामलात हैंडल नहीं कर सकी। दूसरा उन्होंने कहा कि ह्यूमनली जो कुछ पॉसिबल था वो हमने किया। देखिए जी, मरी के हवाले से एक पॉलिसी बनी हुई है जो कि 9 सफ़हात पर मुश्तमिल है। पिछले अदवारे हुकूमत में जब भी मरी में बर्फबारी का सीजन आने वाला होता था, आला सतह पे वजीरे आला के लेवल पे आला सतही मीटिंग कॉल की जाती थी, और उस पॉलिसी में ये लिखा हुआ है कि एक नहीं बल्कि 2 कंट्रोल रूम्स होने चाहिए। उस पॉलिसी में ये ह्यूमनली पॉसिबल था कि आप वहां पे 2 कंट्रोल रूम्स बनाते, जो कि आपने नहीं बनाए। आप कहते हैं ह्यूमनली पॉसिबल, एवरीथिंग वाज डन, इट इज नॉट करेक्ट। 2 कंट्रोल रूम्स होने चाहिए थे, वो आपने नहीं बनाए। मरी के कई इलाकों समेत कुल्डना में स्नो कैंप होना चाहिए था, वो नहीं था। वहां पे कैंप्स में बर्फ हटाने वाली मशीनरी होनी चाहिए थी, ये लिखा हुआ है SOPs के अंदर, वो नहीं थे वहां पे। आम शाहरा बर्फबारी की वजह से बंद ना हो इसको इंश्योर करना था, ये आपने नहीं किया। 9 सफ़हात पर मुश्तमिल ये पॉलिसी है। और पहले ही होता था कि वजीर आला के लेवल पे मीटिंग कॉल होती थी, उसके बाद ज़िले इंतज़ामिया को और ओवरऑल इंतज़ामिया को फाल किया जाता था, फंड्स चाहिए होते थे वो दिए जाते थे। इस बार क्या था कि सिर्फ AC मरी और DSP जो है वो वहाँ पे बर्फ़ हटाने पर मसरूफ़ थे। तो ये जो कह रहे थे कि ह्यूमनली पॉसिबल जो कुछ हो सकता था वो सब किया है, अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट करेक्ट। आगे वो कॉमन सेंस की बात कर रहे थे। हाँ, ये लोगों ने गलती ज़रूर की है कि कॉमन सेंस इस्तेमाल करना चाहिए था, उन्हें पता होना चाहिए था कि जी पता नहीं ये हुकूमत संभाल सकती है नहीं संभाल सकती, हम वहां पे जाएं ना जाएं, ये लोगों से बेचारों से वहां पर गलती हुई है। आगे मैं अब सर्च करूं कि कौमी असेंबली में आज इस हवाले से जो गुफ्तगू हुई है उसमें शहबाज शरीफ साहब ने, जो पॉलिटिक्स है वो तो अपनी जगह पे साथ साथ चल रही है, क्या कहा ये सुन। हकीकत ये है कि वहाँ पे कोई इंतजाम नहीं था, ट्रैफिक पुलिस वो मौजूद नहीं थी, जो CNW जिसकी ये जिम्मेदारी है बर्फ हटाने के लिए वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। इमरान नियाज़ी साहब ने कहा कि इंतजामिया तैयार नहीं थी, तो जनाब इंतजामिया तैयार नहीं थी तो फिर आप किस मर्ज की दुआ हैं, इस्तीफा दे घर जाएं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे अर्ज करूँ कि महकमे मौसमियात ये रिकॉर्ड पे है कि 5 जनवरी को, यानी कि पहले इस साने के होने से 5 जनवरी को वो कह चुका था कि बर्फबारी होगी मरी पे और हैवी स्नोफॉल होगा जिसकी वजह से रोड्स बंद हो सकते हैं। तो जब महकमा मौसमियात ये कह चुका था तो ये भी ह्यूमनली पॉसिबल था कि उसी टाइम पे वहाँ पे बर्फ साफ करने वाली मशीनरी पहुँचा दी जाती। अब बहुत सारे गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, सेनेटर्स, रहनुमा ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पे पहुँच नहीं सकती थी क्योंकि ट्रैफिक जैम था। बट बिफोर दैट जब महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया था और उन्होंने कहा ऑल अथॉरिटीज कंसर्न्ड आर पर्टिकुलरली एडवाइज्ड टू रिमेन अलर्ट ड्यूरिंग द फोरकास्ट पीरियड, तब ये एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये भी एक सवालिया निशान है। फवाद चौधरी साहब ने बहरहाल आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्या कहा ये सुन। मैं याद कराना चाहता हूं लीडर ऑफ द अपोजिशन को कि बदकिस्मती से, पंजाब की बदकिस्मती से, जब वो वज़ीर आला थे हर रोज एक नया हादसा होता था। 100 बच्चे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ना होने से अपनी जान से चले गए। आग लगना मामूल का वाकया बन गया था, बच्चों के हॉस्पिटल में आग लग गई और पंजाब हुकूमत मुंह देख रही थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो इस पर जुडिशल कमीशन इंक्वायरी का मुतालबा किया, लेकिन हुकूमत के अपने अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। हलीम आदिल शेख जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं सिंध से, वो क्या कह रहे हैं ये भी सुन।
100% पंजाब हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, वज़ीर आला पंजाब इसके जिम्मेदार हैं। जो भी सूबाई सेक्रेटरीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, चीफ कमिश्नर साहब हैं, डीसी साहब हैं, टूरिज़म डिपार्टमेंट के जो भी लोग हैं, जो भी इंतज़ामिया है, जिस अंदाज से मैं समझता हूँ जितनी मजम्मत की जाए कम की जाए। और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मीडिया के ज़रिए भी अपील करता हूँ कि इसमें जिन्होंने भी गफलत का मुजाहरा किया जाए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बिफोर आई टॉक टू माई गेस्ट, हमजा शहबाज साहब ने कहा है कि मेरे पास खबरें ही हैं कि अमवात ज़्यादा हुई हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं की जा रही। मैं समझता हूँ कि बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट रिपोर्ट नहीं कर रही, आज के ज़माने में हम लोग तो ज़रूर रिपोर्ट कर देते हैं कि जी गवर्नमेंट इतना कह रही है लेकिन हमारे पास ये इतलात है। लेकिन क्या क्या हमजा शहबाज ने ये सुना? सबको मालूम है कि 4000 गाड़ी से ज्यादा मरी में गुंजाइश नहीं है और चंद घंटों में 1 लाख गाड़ी हो गई। तो ये हुक्मरान पंजाब के और नियाजी साहब कंबल ओढ़ के सोए रहे। मेरे पास ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि अमवात ज्यादा हैं, छुपाई जा रही हैं। स्टोरी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सईद काजी साहब ने। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। जैन साहब बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने के लिए। काजी साहब बहुत शुक्रिया। काजी साहब ये बताइएगा कि नाअहली हुकूमती गफलत आपको नज़र आती है सारी सिचुएशन में? यकीनन इसमें तो कोई दो आरा नहीं है और इसको जस्टिफाई करना इज़ क्रिमिनल। अगर कोई भी अगर इसको करे तो इवन आप देख रहे हैं कि पीटीआई के अंदर से आवाज़ी उठी, जिस तरह आपने हरीम आदिल शेख साहब की बात की। बात यह है कि ये बड़ी सॉरी सिचुएशन है और वो इसलिए है कि अब हुकूमतों का, इस हुकूमत का या किसी भी हुकूमत का जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है वो उसकी प्रायोरिटी नहीं रही। हम चौथे को 5वें 10वें नंबर पर आते हैं। अब मुझे ये बताएं कि मेरे पास जो खबरें हैं, कुछ 17 के करीब मशीन थी इनके पास जिससे ये हटा सकते थे मरी की। बेशुमार महकमे हैं वहाँ पे, वो कहाँ पर थे आपने बताया और मुझे भी पता है 5 तारीख को मेट ऑफिस ने जो है वो इनको बता दिया था कि जनाब ये सिलसिला होने वाला है। आपको पता है कि आपके पास 2 चेक पोस्ट और 2 रास्ते हैं जो मरी में जाते हैं, इधर से जो एक्सप्रेस है या उधर से आप KPK में भी आप कह सकते हैं। तो आपके अगर 5000 10,000 जो भी लिमिट है वो पता चल गया था तो आप गाड़ियां वहां रोक देते, वहां से गाड़ियों को आप वापस भेज देते। आई नो कि अब यहाँ एक नाअहली का और पब्लिक सर्विस डिलीवरी नहीं है, मशीन्स नहीं है, यहाँ पे सारा माल मलाई ऊपर उससे खाने की रवायत है। एक तो ये, और दूसरी बात जो सबसे यानी उस पर जो सितम ज़रीफी थी जो आज गुफ्तगू कौमी असम्बली में हुई, वो आपने गौर किया कि तुसी ज्यादा बंदे मारे सन, असी घट मारे ने, नहीं कहते नहीं तुसी ज्यादा मारे सन। गोया इस बात पर इत्तफाक है कि हमारे बंदे इन्होंने बारी बारी जब भी आना है मार रहे हैं। भाई इस पे आप बात करें कि जो एलोकेशंस आपकी किधर जाती हैं, आपके जो महकमे हैं वो कहाँ सोए हुए थे, आप मशीन्स हैं ये यहाँ पे आप इस टूरिज्म से कितने पैसे जो है वो आप टैक्स लेते हैं हमारे हमसे। कोई रेगुलेटरी रिजीम थी कि आप फख्र से बता रहे हैं, कभी आप फख्र से बताते हैं कि जनाब यहाँ पर तो गाड़ी का 10 लाख रुपया होना है, कभी आप फख्र से बताते हैं कि जी देखे रातों रात 50,000 रुपया किराया हो गया। इससे शर्म से डूब के मर जाने की बातें हैं, ये फख्र करने की बात। खाने पीने की खाने पीने की जो मुझे मिली है बोतल और पानी 500 रुपए की बोतल। अब मैंने इसकी करें तहकीक करें यार, हम तो यहाँ बैठ के रिपोर्ट करें ना। उसके बाद चाय की प्याली रावलपिंडी का शॉट है जी हमारे पास, वो 300 रुपए की चाय की प्याली आ रही है और इतनी सफाकी का एक तो मेरे ख्याल में इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बात यह है कि बैरिस्टर साहब हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं रहे। इस मुल्क का अवाम नाम अमली तो हाँ गुफ्तगू में हम मौजूद हैं, अवाम जिंदाबाद, हम अवाम के लिए आ रहे हैं, मगर प्रैक्टिकली जब आपका फाइनेंस बिल होता है तो आप क्या 1.5 से 2% पैसे हमारे ऊपर खर्च करते हैं, तो हमारा यही अशर होना है ना। ठीक है जैन साहब, मैं आपको दिखाता हूं कि डीसी रावलपिंडी, क्योंकि मरी एक तहसील है और अब हुकूमत ने ऐलान किया कि मरी को जिले का स्टेटस दिया जाएगा, अपना SP होगा, अपना DC होगा, लेकिन अभी तक जो तहसील थी तो DC रावलपिंडी के अंडर आता था। और वो DC रावलपिंडी ने एडमिट किया है कि जी वहां पर खाने पीने की अशिया बहुत महंगे दामों बेची गई हैं, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है। यानी कि पानी की बोतल अगर 500 रुपए में आप एक ऐसे बंदे को दे रहे हैं जिसकी जान जोखों में है, जिसके बच्चे को पानी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, और रेस्क्यू करने की बजाय उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसकी जिंदगी बचाना, वो अपनी जिंदगी बचाने के उसमें कश्मकश में और उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो ये उन्होंने माना है। और एट द सेम टाइम वो कहते हैं कि हमारी तो कोई नाअहली नहीं है, इंतजामिया की तो कोई कसूर नहीं है। सुनवाइएगा DC साहब ने। सबसे पहली बात तो ये है कि इट वाज अ कैटास्ट्रॉफी, एक वो चीज़ थी जो कि बियॉन्ड कंट्रोल थी, तो इसको मैं बद इंतज़ामी तो नहीं कहूँगा। हमने जितने हमारे पास वसाइल थे, हमने उन वसाइल में रहते हुए मेरी सारी टीम ने अपनी पूरी एफर्ट्स की। वसाइल की कमी ज़रूर थी जिसकी वजह से इतने बड़े डिज़ास्टर को हम उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। और खाने पीने की जो अशिया हैं, मिनरल वाटर्स थे, ये लोग मुँह मांगी कीमत जो है वो उस पर लेने को तैयार थे। ज़ाहिर है मजबूरी की हालत थी और इस मजबूरी का लोगों ने यहाँ पर नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया।
तो ये अनफॉर्चुनेट एक चीज़ है। बहरहाल हमारे इल्म में जहाँ जहाँ आई हमने उसके खिलाफ एक्शन लिया। होटल एसोसिएशन की नहीं, ये एक हुकूमत को भी इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको रेगुलेट करने के लिए इंतजाम। देखिए जाहिर है इसमें पहली बात तो ये कि ये जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं जी, इस पे पूरी तहकीक होनी चाहिए। जो लोग अपनी एक रसीद मैंने देखी है जो अपने शो में भी हमने चलाई है, 20,000 रुपये का कमरा था, क्या वो 20,000 रुपये की था? ठीक है। इसके बाद जो हमारा डिपार्टमेंट है एक्साइज का जिसके तहत ये होटल्स आते हैं, क्या वो सोया हुआ था? उसकी क्या किधर है उसको रेगुलेट करने वाले कौन थे? किसी ने कोई पूछा क्या कर, यानी मतलब है कि सारे कंप्रोमाइज्ड हैं हम हर साल। मुझे इजाजत है, जैल साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। जैल साहब, हु इज रिस्पॉन्सिबल? बजाय इसके कि वहां पे लोगों को रेस्क्यू किया जाता, वो कई घंटे तक हुकूमत वहां से गायब थी। अच्छा, प्रॉब्लम यह है ना कि फिर लोग यहाँ पे इस मुल्क में कहते हैं कि हर बंदा इक्तदार और ताकत के पीछे क्यों भागता है? वो इसीलिए भागता है क्योंकि वो देखता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने नथिया गली के गवर्नर हाउस में जाना है तो वो प्रोटोकॉल्स लग जाते हैं एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर एक कॉमन मैन जो है उसने वहां पर वो अपनी फैमिली को लेकर चला गया और खुदा ना खास्ता सड़क ब्लॉक हो जाती है, 20 घंटे तक हुकूमत गायब है, यहां तक के लोग मर जाते हैं और वहां पे ब्लैक में चीजें बेची जा रही हैं, जान बचाने वाले खाना ब्लैक में बेचा जा रहा है। हु इज रिस्पॉन्सिबल जॉनसन? देखिए एहतशाम, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। अगर आपको दो स्टेज में देखिए, एक तो क्राइसिस पैदा होने से पहले वार्निंग्स भी थी, सबको पता भी था और सबको पता भी अमेरिकी कैपेसिटी क्या है, तो बड़ा इजीली रेगुलेट किया जा सकती है ट्रैफिक वहां पे और लोग मुतय्यन किए जा सकते हैं कि भाई आप इतने से ज्यादा गाड़ी पर आवर नहीं जाने दी जाएगी और जो वापस आ रहे हैं उनको देख के और गाड़ी आगे अंदर जाने दी जाएगी। इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। दूसरा, जिस तरह आपने पहले भी कहा कि रिक्वायर्ड मशीनरी, बिकॉज यू नो कि स्नोफॉल होती है, स्नोफॉल को आपने सड़कें साफ करनी होती हैं, तो अपने अपने पॉइंट्स मुतय्यन कर दिए जाते हैं जो चौक पॉइंट्स होते हैं पॉसिबली जहां से ट्रैफिक के ब्लॉक होने का खतरा होता है, उनको क्लियर करने के लिए मशीनरी ऑलरेडी प्री प्लेस्ड होती है वहां पे और लोग जो कंसर्न है वहां पे प्री प्लेस्ड होते हैं सारे। तो ये तो प्री जो डिजास्टर है वो तो ये सारे इंतजाम थे जो होने चाहिए थे और लोगों को आप बाकायदा वार्न भी करते रहते हैं थ्रू मीडिया, थ्रू एवरीथिंग कि भाई आप देखिए ये तूफान का खतरा है, अगर आप जा रहे हैं तो ये एहतियात बरतिए और इस तरीके से जाइए, आप कमजोर गाड़ियां मत लेके जाएं और छोटे बच्चों को इस तरीके लेके जाना है तो आप पूरी तैयार होकर जाइए। ये सारी चीजें नॉर्मल रूटीन के हिस्से में ये गवर्नमेंट को चाहिए था कि कर देती है। दूसरा, जब क्राइसिस पैदा हो गया है उस वक्त आसान तरीन हल ये था कि आप एमरजेंसी डिक्लेयर कर दें, जो भी रिसोर्सेज हैं उस इलाके की वो सारी गवर्नमेंट कंट्रोल में ले लें और ये होटल, ये रेस्टोरेंट, ये सारा कुछ, इन सब के ऊपर ये हुक्म जारी हो जाए कि भाई जो भी लोग आ रहे हैं उनको आप खाना भी दीजिए, रहने भी दीजिए, जितनी अकोमोडेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं दीजिए और उसको भी रेगुलेट कर सकते हैं कि भाई वहाँ पे और जगह हैं वहाँ पे जो बाद में खोल दी गई थी, वहाँ पे लोगों को जो अकोमोडेट किया गया था उसके मुताबिक आप लोगों के साथ ऑलरेडी टाइप करके बैठे होते हैं तो वहाँ भी आप उनको बिठा सकते हैं उनको और होटलों को जो भी खर्चा है हुकूमत को दे सकती है उसमें, बजाय इसके कि हम बाद में भी कहना शुरू कर दें होटल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मसला किया, उनके सोची है उसने ये मसला किया और कानून की खिलाफ वर्जी की, तो आप खिलाफ वर्जी करने की सूरत हाल पैदा ही क्यों दे रहे हैं इसमें। तो ऑल एंड ऑल देखिए, इससे जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे लैप्सेस हैं, जो फेलियर्स हैं, वो तो सामने आ गए हैं इस वक्त। अब बजाय से कि हम उसको बैठ के इशू अब और बड़ा सीरियस होता जा रहा है कि हमने कमेटी के हवाले कर दिया है। और कमेटी कौन है? उस कमेटी में ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच के लोग ही शामिल है और वो कैसे इन चीजों को बाहर लेके आएंगे। और फिर जब कमेटियां आप कायम कर देते हैं तो मेरा बदकिस्मती से तजुर्बा ये है, एक दफा कमेटी के हाथ में चीज चली गई उसका फिर फैसला बाद में नहीं होता। अगर इमीडिएटली इस वक्त खड़े होकर आप उसको मैनेज कर लें, उनको जो लोग कंसर्न है उनको आप सजाएं दे दें बजाय छुट्टियों पर जाने के या उसको लंबा करने के बजाय, इसमें कोई इतनी ज्यादा आप और मैं बैठ के अगर यहाँ देख सकते हैं कि भाई असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, कमिश्नर है, सेक्रेटरी है, ये जो कंसर्न चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, ये सब कहाँ पे बैठे हुए थे सब लोग, ये सारी ठीक। जैसा मुझे इजाजत दीजिएगा, डॉक्टर रिजवान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डायरेक्टर जनरल है रेस्क्यू 1122 के, और रेस्क्यू 1122 बड़ा फाल है पंजाब में, मैंने देखा है, और बड़ी अहम, कहीं पे एक्सीडेंट होता है, कोई सामने होता है, प्रॉब्लम होता है, वहां पर पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब
जी जी डॉक्टर साहब, मुझे ये फरमाइएगा, इससे पहले कि मैं आपसे पहला सवाल पूछूं, मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूं कि ये बाहर के मुल्कों में, वेस्ट में, अमेरिका में, दीगर मुल्कों में इस तरह की प्रॉब्लम होती है और लोग फंस जाते हैं, तो वहां पे रेस्क्यू कितना फाल है। हमने तो यहां तक वीडियोस देखी हैं कि चलो इंसान तो एक तरफ, जानवरों को रेस्क्यू करने के लिए इतने रिसोर्सेज डिप्लॉय कर दिए जाते हैं और कई घंटों की मेहनत के बाद और फौरी तौर पर फाल होने के बाद जानवरों को रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन कुछ मनाजर आपको दिखाते हैं चीन के, जहां पे 4 चरवाहे बर्फ पोश पहाड़ पर फंस गए और उन्हें किस तरह से रेस्क्यू किया गया, दिखाइएगा सर। ये 4 चरवाहे एक बर्फपोश पहाड़ पर फंस गए थे चीन में और रेस्क्यू जो था वो सारा इक्विपमेंट लेके वहां पे अपना पहुंचा और 4 लोगों के लिए पूरे फाल तरीके से, फौरी तौर पे फाल होकर उनको वहां से निकाला गया। लेकिन यहाँ पे देयर वर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू डॉक्टर साहब कि वो कहा जा रहा है कि सारे लोग कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज अ साइलेंट किलर, उसकी वजह से मर गए अचानक। लेकिन मेरे पास खबरें ये है कि 8 लोग सर्दी में ठिठर कर मरे हैं। 8 लोग सर्दी की वजह से मरे और बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह। तो मरी विच इज हार्डली 1 hour 1.5 hour अवे फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ओन हाउस बनीगाला से और हमारा वफाकी दारुल हुकूमत से, कितना बड़ा मसला था वहां पे रेस्क्यू करना लोगों को जो पिछले 48 घंटों से 30 घंटों से मदद का इंतजार कर रहे थे। राइट, मैं यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर करता चलूं कि आई थिंक हमारा एक तरीका कार होता है जिसमें कि आपने देखा रेस्क्यू 11122 भी डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन 4 से 5 एनिमल रेस्क्यू करती है और अब तक तकरीबन 15,000 एनिमल्स को रेस्क्यू कर चुके हैं और उसमें वहां पे टूल भी इस्तेमाल करते हैं। चाइना और कुछ जो ये इलाके हैं ये बहुत ठंडे इलाके हैं और ऑब्वियसली यहाँ पे जितना अरसा स्नो रहती है तो जितनी इनकी इस लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस होगी वो तो डेफिनेटली एक और हाईएस्ट लेवल है। लेकिन उसके बावजूद जैसे ही हमें ये वार्निंग मिली तो उसके बाद हमारा बाकायदा एक प्रिपेयर्डनेस रिव्यू हुआ। डिविजनल ऑफिसर ने बाकायदा जाके उसकी अरेंजमेंट्स को देखा और उस दिन हमारा एक, हालांकि पावर ब्रेकडाउन हुआ था बिकॉज कुछ दरख्त और वो गिरे थे, उससे पहले से भी कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन था, उसके बावजूद हमने एक कंट्रोल रूम के साथ हमने दूसरा कंट्रोल रूम भी बैकअप के ऊपर हमने साथ उसको फंक्शनल किया और साथ साथ हम कॉल्स लेते रहे और उस दिन भी बहुत सारी इमरजेंसीज को हमने साथ साथ रिस्पॉन्ड किया भी है। फिर उस दिन जो था उस दिन भी हम रात को भी, जिस दिन ये हुआ, साथ लोगों की मदद करते रहे और साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन उस वक्त भी जारी रहा। जो यहाँ पे प्रॉब्लम आई वो जितना अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ व्हीकल्स विच हैड कम इन विच वाज इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, यानी कुछ जो है वो तो यहाँ तक जो अबाउट 4,000 जितनी भी गाड़ियां जो वहाँ पे थी। अब वो जो 2 पर्टिकुलरली जो रोड थी जहाँ पे के कोल्डना से लेकर जीका गली और जीका गली से जो नथिया गली से जो आ रही थी, सो एक इस्लामाबाद से आ रही थी व्हीकल्स और बाड़िया से जो नथिया गली की तरफ से होती हुई आ रही, तो वो हमारा जो बाड़िया कुल्डना टू बाड़िया और कुल्डना टू जीका गली, अब कुल्डना टू बाड़िया की सड़क पे 4 गाड़ियां आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स, उसमें बाकी सबसे गाड़ियों से लोग निकल गए थे। 4 गाड़ियों में से जो पर्टिकुलरली था मेजोरिटी में, वो अभी हमें प्रॉब्लम भी बल्कि बाद में जो लोगों को क्लियर करने में आ रही थी, लोग अब उसमें ड्राइवर नहीं थे और वो सब जा चुके थे, तो बाद में सड़क अब उन सड़कों के ऊपर ना सिर्फ दरख्त गिरे रात को और फिर वहां पे वायर्स भी गिर गई थी, तो सो ऑब्वियसली और लोग जब इतने नंबर आ चुका था तो वहां पे डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपको बहुत सारी जब वहां पे ये सिचुएशन बनी है, 22 नंबर है, 16 लोग जो थे वो 4 गाड़ियों में सिर्फ हुए और एक जीका गली वाली साइड पे एक गाड़ी थी जिसमें 6 लोग थे जिनका वो हुआ, ये अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे डेथ हुई। तो आउट ऑफ थाउजेंड्स बाकी लोगों को ले जाके हमने स्टेशन के ऊपर भी उनको रिफ्यूज देते रहे, रात को भी ऑपरेशन जो है वो जारी रहा। लेकिन जितना बड़ा, ठीक है डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताइएगा कि रेस्क्यू हुकूमत बाकी एनडीएमए अपनी जगह पे, ज़िलाई इंतजामिया अपनी जगह पे, आप रेस्क्यू 1122 की बात कर रहे हैं, तो मुझे बताइएगा कि कितनी देर में आपको पता लग गया कि वहां पर ये इमरजेंसी सिचुएशन है और कितनी देर बाद रेस्क्यू 1122 वहां पर फाल हुआ, एंड बाय द टाइम आप वहां पर पहुंचे तो क्या उस वक्त ये अमवात हो चुकी थी या आप लोगों के पहुंचने के बाद वहां पे अमवात हुई? नहीं, वी ऑलरेडी हैड 6 पोस्ट, सो इवन बिफोर दैट इट काला मिट्टी के ऊपर थी, हमारे कोल्डना चौक थी, फिर चीका गली के ऊपर हमारा था, माल पे थी, फिर उसका न्यू मरी के एरिया में थी, मिस्याड़ी टू शाबला, ये सारी पोस्टें थी। जो नंबर था बिकॉज व्हेन वो एक ओवरवेलमिंग नंबर जो जिस वक्त आया है और उसमें से काफी लोगों को तो इवैक्यूएट कर लिया, काफी लोगों को रात को हमने बचाया। आपके पास कितनी फोर्स थी? बड़ा नंबर है
जो, लेकिन हर एक तक एक्सेस पहुंचना। आपके पास कितनी रेस्क्यू फोर्स थी? स्टॉर्म आया तो आप 4.5 फुट वहां बर्फ पड़ गई हुई थी साइडों पे, जो लोगों ने निकलने से इनकार किया, फिर वो अंदर दे डिडंट वांट टू कि जी ट्रैफिक क्लियर हो, बस हमने छोड़ा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जब ये बहरान वहां पे शुरू हुआ है, जब इस बहरान ने वहां पे जन्म लेना शुरू किया, तो आप लोगों की प्रेजेंस ऑलरेडी वहां पर थी, और आप लोगों की प्रेजेंस होने के बावजूद बाद में सिचुएशन हैंडल इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि आप लोगों के पास स्टाफ उतना नहीं था या रिसोर्सेज उतने नहीं थे। लेट मी क्लैरिफाई दैट। नहीं, ये बात आप इसको करेक्ट कर लीजिए, बिकॉज जो नंबर था ऑफ द व्हीकल्स, वो अगर कोई भी वहां पे आ जाता, जब आप वहां पे उसको एक्सेस नहीं कर पाते, वहां पे नंबर ऑफ व्हीकल ज्यादा है और लोग टाइम पे छोड़ने से इनकार करते हैं और अपनी गाड़ी को भी नहीं छोड़ के वो जाते हैं, और फिर अगर आपको वहां पे 1-1 किलोमीटर उस स्टॉर्म में चलना बच्चों के साथ वो इम्पॉसिबल थे, तो उनको वहां से निकालना भी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपने लोगों को कहा कि वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलें और आपके साथ रेस्क्यू कैंप तक जाएं, लेकिन लोग अपनी गाड़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे? जी, so most of the people had been communicated, they had been paid, चलना जो इलाका था। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे पास तो बहुत सारे क्लिप्स ऐसे आए हैं कि लोग कह रहे हैं कि हम बड़ी देर से रेस्क्यू का इंतजार करें, लेकिन इंतजामिया की तरफ से कोई भी हमारे पास पहुंचा नहीं। आप चाहें तो मैं एक दफा दोबारा आपको सुनवा देता हूं कि जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि 48 घंटों से 24 घंटों से, ये सुन लें, एक दफा सुन लें, उसके बाद आई कम बैक टू यू। ये सुनवाइएगा जी डॉक्टर साहब को। तो यहाँ पे तो 26 घंटे से लेके 4-4, 5-5 दिन की लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हम फंसे हुए लेकिन कोई भी हमारे तक पहुंचा नहीं है, और आप कह रहे हैं कि आप लोग ऑलरेडी वहां पर मौजूद थे। पहले तो आई थिंक इस चीज को क्लियर कर लीजिए, बिकॉज ये जो 4-5 दिन वाली बात है, ये तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर 7 तारीख को इंसिडेंट हुआ और 8 तारीख तक दोपहर तक और शाम तक ट्रैफिक क्लियर करा लीजिए, तो ट्रैफिक वालों का बेसिकली काम है। सो इट वाज अबाउट 24 to 26 आवर्स का डेफिनेटली वो एक पीरियड उसमें जहां पे मुश्किल था, बिकॉज आप सोचिए जहाँ पे दरख्त भी गिर चुके थे, तारें भी रात को जिस वक्त गिरी, जिस वक्त स्नोस्टॉर्म आया है, और लोगों ने अनप्रेसिडेंटेड नंबर अंदर आ चुका था, उसको ट्रैफिक जहां पे अभी क्लियर हो गई काफी सारी सड़कों से, जहां पे ट्रैफिक पुलिस ने क्लियर करा दी, वहां पे तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि वहां पे वी बीन एबल टू सेव, बट आउट ऑफ 1000 व्हीकल्स दिस वाज 5 व्हीकल्स पर्टिकुलरली जिनमें कि ये इंसिडेंट हुआ। एक में 4 गाड़ियों पे एक साइड पे और दूसरी साइड पे एक गाड़ी में, तो उसके ऊपर ये जो भी वहां पे कार्बन, जिस साइड पे ये इंसिडेंट हुआ उस साइड पे आपके जवान मौजूद थे जी, जहां पर अमवात हुई है वहां पर आप लोगों की प्रेजेंस थी, रेस्क्यू 1122 की प्रेजेंस थी वहां पे जहां पर अमवात हुई है? मुझे ये बताइए, चाहे इवन दुनिया की बेहतरीन सर्विस भी हो, इफ द व्हीकल्स आर ऑल कवर्ड इन स्नो एंड समबडी रिफ्यूजेस कि जी मैंने वहां से निकल के नहीं जाना, आप मुझे बता दीजिए उस तक आप किस तरह पहुंच सकते हो और एक्सेस कर सकते हैं, इवन इफ यू हैव द बेस्ट सर्विस ऑफ कनाडा, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि डेली की वहां पर आप लोगों ने लोगों को ये मुतला किया। ठीक है, अगर वो लोग कह रहे थे कि हमने गाड़ियों से नहीं जाना और वो वहीं पर रहना चाहते थे, वैसे ये आई डोंट थिंक कि हर किसी ने ये कहा होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने ये कह दिया हो कि हम गाड़ी से निकल के नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग तो ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारे रेस्क्यू को कोई आया नहीं वहां पे। दूसरा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई ये कह भी रहा था कि हम गाड़ी में अभी बैठे हुए हैं, तो वहां पे आपकी जितनी भी टीम अवेलेबल थी उन्होंने लोगों को कहा कि क्योंकि आपके सिलेंसर्स जो है उसके ऊपर बर्फ आ चुकी है, जिसकी वजह से गाड़ी में कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से सफोकेशन हो सकती है, तो आप या सिलेंसर क्लियर करें गाड़ियों के या फिर आप हीटर ना चलाएं। इस तरह की कोई अवेयरनेस वहां पे की गई? और दूसरी चीज ये कि ये खाने पीने की अशिया लोगों को प्रोवाइड की गई वहां पे, पानी, बिस्किट, अंडा, उन्हें सरवाइव करने के लिए जितनी देर वो फंसे हुए हैं, वो सामान आप लोगों के पास मौजूद था? देखिए, जितने लोगों को मैक्सिमम एक्सेस हो सकती थी वहां पे उनको साथ बताया भी गया, साथ लोग जब उतर के भी जा रहे थे, बहुत सारे लोगों ने ऑब्वियसली वहां से निकल गए। सो यू इमेजिन थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स, अगर उनमें अगर ये सारे लोग बैठे रहते तो क्या होता। सो दिस वुड हैव बीन, इमेजिन इफ देयर वर 4000 व्हीकल्स और 4000 व्हीकल्स के अंदर ही अगर लोग उसी तरह बैठे रहते तो क्या होता। ये कुछ लोग जो गाड़ियों के अंदर रह गए और उन्होंने अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स के बगैर आए थे, ये सिर्फ वो टोटल आउट ऑफ 4000 व्हीकल्स आप इससे अंदाजा। आई हैव टू टेक अ ब्रेक, लेकिन एक आखिरी सवाल है आपके पास, एक आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि जहां पे इतने बड़े स्केल, जहां पे आपको लगा कि अब बहुत देर से लोग फंसे हुए हैं, वहां पे रेस्क्यू किस लेवल पे करने की कोशिश की गई? सिर्फ ये इंतजार किया गया कि बर्फ साफ करने वाली मशीनरी आए तो बर्फ साफ कर दी जाए, या फिर कोई हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी लोगों को वहां से इवैक्यूएट करने की कोशिश की गई? आपने कोई रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट को कि यहाँ पर फजाई तरीके से लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जाए? आप ये सोचे, आप मिडिल ऑफ अ सेंच, जब एक आपका ये तूफान आ रहा होगा, आप उस वक्त कोई आर्मी से पूछ लीजिए
कनाडा से पूछ लीजिए, चाइना से पूछ लीजिए, कौन सा ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि एक स्नो स्टॉर्म के अंदर आकर और रात का नाइट ऑपरेशन करके वहां से किसी को भी निकाल सकता है। ये मुझे आप कहीं की भी एग्जांपल दे दीजिए, तो ये कहीं पे भी आपको तो दिन जब हुआ तो तब भी नहीं हो सकता था, दिन की रोशनी में भी नहीं हो सकता। इसका जी फोकस लोग तो जुमे के दिन से वहां पे फंसे हुए थे ना जी, जुमे के दिन से वहां पे फंसे थे, फिर रात थी, फिर सैटरडे अर्ली मॉर्निंग ये ऑपरेशन नहीं हो सकता था। सैटरडे अर्ली मॉर्निंग तो हो गया, क्लियर हो गया, बाय इवनिंग इट वाज ऑल क्लियर्ड। तो इसमें से काफी चीजें जो है वो काफी सारी, लेकिन नुकसान तो तब तक हो चुका था। आई हैव टू टेक अ ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक टू आवाज। आगे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब भी कोई इस तरह का सानिया या किसी किस्म का भी कोई सानिया हुआ है तो फिर अजीबोगरीब किस्म की जस्टिफिकेशंस भी देखने और सुनने को मिली हैं। फवाद चौधरी साहब ने अभी तो खैर ये कहा है कि पिछली हुकूमतों ने अगर करप्शन ना की होती तो आज ये सानिया मरी ना होना था। दोनों का क्या कनेक्शन है, इस पर भी बात करेंगे, सुनवाइएगा। अगर इन्होंने अपने घरों के ऊपर जो वहां पर पैलेसेस क्रिएट किए हैं शरीफ फैमिली ने, आज वो पैलेसेस क्रिएट ना किए होते, आज इन्होंने मरी के ऊपर, आज इन्होंने पंजाब के ऊपर अपने वसाइल खर्च किए होते जनाब स्पीकर, आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। पिछली हुकूमतें बड़े बुरे लोग थे, करप्शन भी उन्होंने की होगी, अदालतें फैसला करेंगी इवेंचुअली, लेकिन जो भी ह्यूमनली वहाँ पर पॉसिबल था, वहाँ पे जितनी भी रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए था, बर्फ़ साफ़ करने की मशीनरी ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए थी, SOPs को फॉलो होना चाहिए था, उसका डायरेक्टली इस करप्शन से क्या ताल्लुक है जो कि पहले हो चुकी है, ये समझ में नहीं आता। उसके बाद इससे पहले भी जो सानेहात कुछ होते रहे, वो मोटरवे इंसिडेंट हुआ था कुछ अर्सा पहले, और उन दिनों में वज़ीर आज़म साहब से सवाल पूछा गया था ख़वातीन के हवाले से, कुछ लिबास के हवाले से, इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से क्या जवाब दिया था उन्होंने, वो भी सुना। तो जैल साहब ये बताइएगा कि इस हुकूमत के दौर में जब भी कोई इस तरह का वाक़या सानिया होता है तो अक्सर ये देखा गया है कि कुछ ऐसी तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है जो कि थोड़ा अजीब होता है। और अभी भी ये कहा गया कि रिकॉर्ड बर्फ़बारी, लेकिन महकमे मौसमियात से एक खबर सामने आई कि जी उन्होंने कहा कि मरी के लिए नॉर्मल बर्फ़बारी थी। उसके अलावा जो चीज़ें थी वो भी अभी हमने डिस्कस की कि अलर्ट जारी हो चुके थे, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि सियाह पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में इतने मरी में चले गए थे। तो मरी तो हर साल लोग जाते हैं, 14 अगस्त पे जाते हैं, छुट्टियों पे जाते हैं और बड़ी तादाद में चले जाते हैं। तो ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक खासा है कि दे ट्राई टू जस्टिफाई देयर रॉन्ग डूइंग्स और मिस गवर्नेंस इन अ वियर्ड वे। देखिए, जो गुनाह का उज़्र हमेशा गुनाह से बदतर ही साबित होता है, ये तो उसमें कोई विज़डम है। दूसरा ये है कि इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आप समझते हैं कि हो गई गलती तो एक्सेप्ट करके आगे चलें, उसको बेहतर करें। जस्टिफिकेशन, अगर आपने गलती की है, जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो गलती और बढ़ाएंगे, उसको आप कम नहीं कर सकते। और ये बदकिस्मती से अगर आप देखिए तो ये हमारी सियासत में अब इस लेवल पर आ गए हैं कि हम एक दूसरे को ब्लेम गेम, और एक दूसरे को अगर मैंने चोरी की तुमने ज्यादा चोरी की है, ये गेम हम इसमें आके फंस के रह गए हैं। और जिस तरह भी काजी साहब भी पहले फरमा रहे थे, द कॉमन मैन डजंट फिगर आउट एनीवेयर। इस डिस्कशन में जो आज भी हुई है नेशनल असेंबली में, उससे पहले भी होती आई है, इससे इस आम आदमी का ये मुल्क के हालात को कैसे बेहतर होंगे इससे, ये तो कम से कम इन्हीं लोगों के सोचने की बात है। अगर दे क्लेम के भाई पावर इज गेटिंग इनटू पावर थ्रू इलेक्टोरल वोट्स और व्हाटएवर इज देयर राइट, देन देयर इज आल्सो द रिस्पांसिबिलिटी कि आप देखिए कि जिन लोगों की खातिर, जिन लोगों के वोट से जिनकी खातिर आप आए हैं, उनकी बेहतरी के लिए आपने क्या इक़दामात किए हैं, उससे तो हम बात करते नहीं। देखिए, मरी के बारे में एक चीज ये भी तय है कि मरी का जिस बुरे तरीके से बिगाड़ा गया है उसको, मैं तो गुस्सा काफी, जितनी मेरी उम्र होगी मैं देखता आ रहा हूँ, मरी को एक खूबसूरत जगह हुआ करती थी, अब इट्स एन आईसोर। और उसको हमने सक्सेसफुली, बिकॉज हमने किसी ने ये गौर नहीं किया कि हम कर क्या रहे हैं। और ये जो मोहल्लात की बात कर रहे हैं, ये भी सब लोगों ने अक्रॉस द बोर्ड, किसी को आप एक को मुद्दे इल्जाम मत करें, सब ने किया है सारा कुछ। आज मरी चले जाए तो आपको दरख्त नजर नहीं आता, आपको कोई वक्त था कि आपको घर नजर नहीं आया करते मरी में, तो मरी के तो हालत हमने बिगाड़ के रख दिया वहां पे। दूसरी चीज ये है कि आप आज भी अगर इसी को हम जस्टिफाई करते रहेंगे और जस्टिफिकेशन से आगे चलने को तैयार नहीं होंगे, और इसी जस्टिफिकेशन के दबाव के नीचे आप इस जो हादसानिया हुआ है, इसके जो भी नुकसान जिनका होना था वो तो हो गया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जिन घरों के चिराग उड़ गए वो तो ठीक, उनको बेचारों का नुकसान तो पूरा कोई कर नहीं सकता इसका। अब भी वक्त है कि आप इन हालात को देख के
जो भी है इसका आप जायजा लें कि कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, इसको ठीक करें ताकि आइंदा ऐसी चीजें ना हो। और आइंदा अगर खुदा न खास्ते ऐसे हालात होते हैं तो हाउ टू गो अबाउट हेल्पिंग द पीपल आउट, उसकी बात करें। अब असेंबली में आज वही बात हो रही है, तो इनसे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि जो हमने कलेक्टिव विजडम सो कॉल्ड हमने असेंबली में भेजी है, ये इस मुल्क के हालात को बेहतर करने के बजाय इसी बहस में पड़ी रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे इससे? ठीक, कायद साहब ये बताइएगा कि ये जो मरी के मामला हैं, ये काफ़ी अरसे से रिपोर्ट हो रहा है कि मरी में सियाहों के साथ बुरा सलूक होता है। वहाँ पे कई दफ़ा हमने ये देखा है कि वो अपनी फैमिली के साथ लोग गए हुए हैं, उनको फेंटी भी लगा दी जाती है लोकल माफियाज़ की तरफ से, जो कि गाड़ी का माफिया है, होटल का माफिया है, चीज़ें कीमती बेचता है, कोई बहस हो जाए, ख़वातीन के साथ भी बदतमीज़ी की गई है, चीज़ें भी महंगी बेची जाती है। मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। इस तरह के एक नहीं बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जहाँ पे फैमिलीज़ पर बाकायदा तौर पे ख़वातीन पर भी तशद्दुद किया गया। और वो जो मैं आपको क्लिप दिखा रहा था उसमें वो बाकायदा तौर पे मर्द चीख रहा था कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और उसको भी ज़्यादा कोप किया जा रहा था। यहाँ पर भी तो इंतज़ामिया का काम था ना, कितने पर्चे हुए, कितने लोगों को पकड़ा, कितने लोगों को अकाउंटेबल ठहराया, कितनी सज़ा हुई। इसमें एक तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि ये जो माजी का रेफरेंस दे दिया करे कोई बात नहीं, हमें आप ये बताएं कि माजी की जो रूटीन थी वो 2018 में आपने बदल दी थी। देखिए ना, हमने जितनी क्लासें ली हैं उनकी वो ली हैं जब भी हमें मौका। 2018 में आप आते हैं तो क्या उसके बाद उलट हो गया, आपने उसको ठीक कर दिया? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, मुझे तो नहीं लगता कि है, पर आपकी एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि बुनियादी तौर पर जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी, चाहे पुलिस की हो चाहे किसी की हो, मैं आपके यहाँ बैठ के ये बात आपको बता चुका हूँ कि ASP को जो रिक्वायर्ड पेट्रोल है दिन में जो रियासत देती है वो 20 लीटर है, और SHO ने शाम तक गाड़ी का जो टैंक है 2700 cc का वो भरवा के रखना होता है। वो कौन भरता होगा? उसको आदमी भरता है। मैं कौन भरता हूँ? कोई शरीफ आदमी के पास शरीफ आदमी वो शरीफ आदमी भरता है। उस शरीफ आदमी को माफ नहीं डाल सकते, चाहे वो होटल वाला है, चाहे वो कब्जे वाला है, चाहे वो है। तो एक तो आपकी पुलिस और ये सारी की सारी कंप्रोमाइज्ड है, ठीक है। इनके मेहमान जाएंगे, इनको होटल वाले फ्री रखेंगे, एक्साइज का बंदा जाएगा जो है, पहले ही आपको माशाल्लाह पता है कि यहाँ एक्साइज में क्या क्या चल रहे हैं, ये जो आपकी प्रोहिबिटेड जो सामान बिकता है वहाँ पे कितने। और यहाँ पे ये इतलात भी है कायद साहब कि जो लोग 50,000 पर नाइट दे नहीं सकते थे उन्हें बेमुरवती से बाहर निकाल दिया गया, फेंक दिया गया। मैंने सुना एक वीडियो में, भाई आपने पैसे ज्यादा बहस ना करें, इन स्नो स्टॉर्म आप तशरीफ ले जाए। अब बात यह है कि क्या आपने इसको बदला, और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये शराफिया इक़्तिदार, मुझे माफ कीजिएगा, इक़्तिदार की हड्डी के लिए जब तक हम लड़ते रहेंगे। अब होता क्या है, मैंने आपको नीचा दिखाना है ना, तो मेरे लिए बुरी खबर अच्छी बन गई है। देखा बैरिस्टर साहब के दौर में तो 50 आदमी मर गए, 100 मरेंगे तो फिर मैं को देखा होर दो वोट, होर इन्होंने वोट दो। दिस काइंड ऑफ सिनिसिज्म प्रिवेल्स व्हेन दे आर टॉकिंग टू ईच अदर अप के मोस्ट सेक्रेड ऐवानों में है। अच्छा नहीं, बहुत 100 मरिया जी, बंदा 50 नहीं जी मरिया। मतलब है कि we just to win an argument we need more devastation। ये स्टेट ऑफ अफेयर्स यहाँ पे हो चुका। अब डॉक्टर रिजवान साहब से जितनी भी बात हो रही थी वो बार बार ये कह रहे थे कि लोग बहुत ज्यादा थे, बहुत बड़ी तादाद में थे, गाड़ियां इतनी थी, हम इतने ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर ही नहीं सकते थे। पहला सवाल तो ये है कि इंतजामिया का फेलियर वहां पे कि आपने इतने लोग वहां पे इकट्ठे होने क्यों दिए, जब आपको पता है कि 4000 की कार पार्किंग है मरी में, आप 80,000 आपको पता लग गया कि गाड़ी दाखिल हो चुकी है, और उसके बाद वफाक की सतह पर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ट्वीट कर रहे हैं मुबारक हो, इकोनॉमी बड़ी अच्छी चल रही है, 1 लाख गाड़ियों के दाखिले की इतला है। तो आप सोए हुए हैं कि इतने लोग वहां पे, और फिर महकमा मौसमियात कह रहा है बर्फ पड़ने वाली है, तो आपको नहीं पता कि वहां पे ट्रैफिक जैम हो सकता है, वहां पे लोगों की जानों को खतरा हो सकता है। अगर कोई काम हो सकता है ना, जिस तरीके से हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किया है, जिस तरीके से हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है, जिस तरीके से हमारे पास सोशल और सर्विसेज नहीं है, हम प्रिवेंटिव मेजर ले सकते थे। ये जो शहबाज शरीफ साहब फरमाते थे ना, उन्हें पता होता था, क्योंकि पुराने 35 साल इन्होंने हुकूमत की है। अगर इनका मैं पंजाब और सेंट्रल माना तो इनको पता होता कि यार ये काम होने वाला है, तो वो उसमें एक तो ऑप्टिक्स होते थे और एक वाकई वो थोड़ा बहुत जो है। वो आपने फुटेज देखी बुजदार साहब की, जो बाद में जहाज पे बैठ के वो ऊपर से नीचे देख रहे हैं, उसका क्या इज दैट नॉट अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द पॉलिटिकल एलीट ऑफ दिस कंट्री एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री? वो ऊपर से बर्ड्स आई व्यू देखती है पॉलिटिकल एलीट हमारी कि नीचे क्या हो रहा है, देखो अच्छा कोई फंसा हुआ है। नहीं, इसमें सबसे बढ़िया ये आपने should have been there on ground, sir। आपने यार बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी है। आज हमारा मसला क्या है, मेरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल रियलिटी से मेरे हुक्मरान का लेना देना ही कुछ नहीं है।
वो किसी और दुनिया का बासी है। और कितने घंटों बाद पहुंच रहे हैं, ऊपर से बुज़दार साहब कितने घंटों बाद क्या होगा या नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं सर, जब अमवात हो चुकी, जब वहां पे लोगों को रेस्क्यू फौज ने भी आके करना शुरू कर दिया और चीजें बहुत बेहतर होगी, उसके बाद बुज़दार साहब जहाज से बैठ के नीचे एक नजरे करम फरमाएंगे एंड वी विल बी सेटिस्फाइड कि बड़े अच्छे चीफ मिनिस्टर पंजाब। इनके लिए तो सड़कें खाली हो जाती हैं, हमेशा से हो रही हैं। हटो बच्चों, हम खड़े होते हैं, भैया उन्हें लंग जानता सी भी लंगी है। मेरा मतलब है, बात ये है कि ये हमारी रियलिटी का हिस्सा नहीं है, ये हमारे दर्द को फील ही नहीं कर सकते। बस लड़ाई हो रही है कि यार अब खान साहब इस्तीफा दें, खान साहब तो कहते हैं बुज़दार साहब कर सकते हैं क्योंकि उनके अपने घर में बिजली नहीं थी, वो एक ऐसे इलाके से आए हैं जो कि बड़ा कंजर्वेटिव है, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। ये जो उनका ये समझ सकता है, ये जो चॉइस है ना, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया किसी हवाले से। प्रैग्मेटिकली भी समझ नहीं आया, वैसे भी समझ नहीं आया। एक ब्रेक का वक्त हो गया गाइस साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक। मोहम्मद खुरासानी, तर्जुमान तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ड्रोन हमले में मारा गया। जनरल मुस्तफ़ा साहब से बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू आवाज़। पिछले हफ्ते DGI SPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया कि TTP से मुज़ाकरात और जंगबंदी ख़त्म हो चुकी है, अब उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। ये सुनिए क्या कहा था। After 15th of August, this was a requirement given by the government of Pakistan to the new interim Afghan government that TTP should not be using Afghan soil against Pakistan. The ceasefire finished on the 9th of December, and as far as our talks with the TTP were concerned, they are on a hold, and the operations are continuing. फिर ये तर्जुमान तहरीक तालिबान पाकिस्तान मोहम्मद खुरासानी कुछ अर्से पहले BBC को इंटरव्यू देते हुए क्या कह रहा था, ये भी सुन लें। जैसे अब ये बताइएगा, मोहम्मद खुरासानी का ड्रोन हमले में आज मारा जाना कितनी बड़ी कामयाबी है हमारे लिए, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान कलदम जो है दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बहुत पाकिस्तान में कर चुकी है और अब तो जंगबंदी भी हो चुकी थी। और क्या वजह थी कि इनकी जो शराइत अब हमारे सामने रख रहे थे बातचीत करने के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कुछ अर्सा पहले कहा था कि अगर बातचीत होती है हम उसके लिए तैयार होंगे, तो वो हमारे लिए काबिल कबूल क्या नहीं थी, इस वजह से जंगबंदी हुई और फिर आज ड्रोन हमले के नतीजे में मौत वाक़या हुई मोहम्मद खुरासानी की। देखिए, जंगबंदी आई थिंक वाज एक पूरी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा थी कि अफगान तालिबान जो थे इनके साथ मिलके अगर तो ये राय रास्त पे आके आईने पाकिस्तान की ताबेदारी कर ले तो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं उनको सजा दी जाएगी, जो फुट सोल्जर्स के बारे में गौर किया जा सकता है। लेकिन इन डिमांड्स इनकी बहुत ज्यादा ऐसी थी जो पाकिस्तान को मंजूर नहीं थी। ऑब्वियसली जंगबंदी खत्म हो गई और ये बड़ा वाज़ेह था कि जंगबंदी खत्म होने के बाद अगर हमारी पाकिस्तान की तरफ से पेशरफ्त नहीं हुई तो नेक्स्ट स्टेज क्या होनी है, और यही नेक्स्ट स्टेज थी कि ये जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं जो पाकिस्तानियों के जिनके हाथ उनसे रंगे हैं और पाकिस्तान की तबाही में जिनका बहुत बड़ा रोल है, उनको माफ नहीं किया जा सकता। पूरी कौम की एक आवाज़ थी और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक इस अच्छी बिगिनिंग है। अभी बहुत सा गंद ऐसा है जो साफ होने वाला है TTP का, और TTP को बड़ा वाज़ेह ये मैसेज है कि आपके लिए कोई जगह महफूज नहीं रहेगी, क्योंकि आपने पाकिस्तान के साथ जो भी धोखे किए हैं वो उससे पहले भी मुआहदे उनके साथ होते रहे और हमेशा यही मुआहदों से भागे हैं। पाकिस्तान ने तो कभी एज ए स्टेट पाकिस्तान ने कभी इस मुआहदे से नातमी की है, और अब भी मेरा ख्याल है कि TTP को बड़ा वाज़ेह ये मैसेज मिल गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, मुझे जैसे ये भी बताइएगा कि वो कौन सी ऐसी शराइत थी जो हमें काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब तो पहले ये बयान दे चुके थे कि अगर बातचीत होती है तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बाद कौन सी ऐसी शराइत सामने रखी गई TTP की तरफ से जो कि हमें काबिल कबूल नहीं थी और जिसके बाद फिर बाकायदा तौर पर ऑपरेशन शुरू हुआ? देखिए, एग्जैक्टली तो चूंकि मेरे सामने वो है नहीं है, मैं उसको नहीं कह सकता, लेकिन जो रिपोर्ट है उसमें एक ये था कि जो फाटा का जो इंतजाम है इसको खत्म किया जाए और यहाँ पे जो आईन पाकिस्तान को खत्म किया जाए और जो उनके हार्डकोर क्रिमिनल्स को रिहा किया जाए। जी डिमांड्स उनकी बहुत ज्यादा थी और बहुत वो समझ रहे थे कि शायद, और नेचुरली वो डिमांड्स उन्होंने वो की थी कि उनको पता है पाकिस्तान नहीं मानेगा, और उससे कम पे शायद जो उनको था कि भी हमारे लोगों को छोड़ देंगे और हमें ये दोबारा ये स्पेस दे देंगे पाकिस्तान में आने की, वो शायद पाकिस्तान भी समझता था कि ये नहीं होगा। तो इसलिए पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, और आने वाले दिनों में भी हम ये ऑपरेशन के नतीजे में देखेंगे इस तरह की मजीद कार्रवाइयां, और जो अफगान तालिबान है उनका क्या किरदार है इसके अंदर? जैन साहब, अफगान तालिबान ने तो एक मौका फराहम किया था TTP को भी,
और टीडीपी का अगर ये ख्याल था, जिस तरह सुन रहा था खरासानी की बात, कि वो हक का साथ देंगे, अफगान तालिबान को भी पता कि हक पे कौन है ये, वो जानते हैं कि टीडीपी के साथ, और चूंकि पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि टीडीपी का अफगान सॉइल से ऑपरेट करना पाकिस्तान को किसी तरीके से मंजूर नहीं है, और ये एक टेस्ट केस है अफगान तालिबान के लिए। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे अफगान तालिबान भी ओपनली नहीं तो टेस्टली पाकिस्तान को जरूर ये सपोर्ट भी करेंगे, और टीडीपी के जो और नुकसानात पाकिस्तान जिस तरह चाहते हैं पाकिस्तान के अवाम, उसका नुकसान भी होगा। तो जैल साहब, इसका मतलब है कि कार्रवाइयां ये जो इससे पहले मौलवी फकीर मोहम्मद उसको पकड़ने की कोशिश की गई, ड्रोन हमले में निशाना बनाने की कोशिश की गई, और क्या ये बात भी दुरुस्त है कि जब भी ये मुज़ाकरात की बात होने लगती थी तो टीटीपी की तरफ से कोई ना कोई ऐसी दहशतगर्दी की कार्रवाई सामने आती थी जिसकी वजह से खुद ही मुज़ाकरात को भी सबोटाज कर देते थे? जी, ये मुज़ाकरात हमेशा से उनका एक प्लॉय रहा था। ये तो जब से ये 2002 से आप देख लें, इनका प्लॉय था एक हमेशा कि अपने लिए स्पेस गेन करें, टाइम गेन करें, मौके हासिल करें, और उन मौकों में इन्होंने हमेशा पाकिस्तान को धोखा दिया है। और ये पाकिस्तान को बड़ा वाज़ेह था कि ये इनको अब ट्रस्ट नहीं कर सकते, ना ही क्योंकि ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। जैल मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन कर आपका प्रोग्राम देखने के लिए। कल इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी विद न्यू टॉप स्टोरीज। अल्लाह हाफ़िज़।